अब आपकी समस्या ये है कि कोरोना के दौरान 1-2 साल सबकी पढ़ाई खूब डिस्टर्ब रही, लॉकडाउन और बाकी चीज़ें। आपने पढ़ाई की नहीं की, अब आपने सिविल सेवा का बेड़ा उठा लिया। और जाहिर सी बात है कि इंडिया की टॉप मोस्ट सर्विस है तो एग्ज़ाम का लेवल भी वैसे ही होता है। जब स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर करके ये देखा गया है कि वो बच्चे ये नहीं तय कर पाते हैं हम क्या पढ़ें, सिविल सेवा के लिए कहाँ से पढ़ें, किस तरह से पढ़ें। जैसे मैं अगर अपने पोर्शन की बात करूं इतिहास की, तो पहले पेपर में आपके जीएस के जो 4 पेपर हैं सिविल में, पहले पेपर में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशल इशू है। और लगभग लगभग यही चीज़ें पीसीएस वाले में है। 2 पेपर यूपी पीसीएस वालों ने अपना यूपी स्पेशल बढ़ा दिया है। और पहला पेपर जो जहां हिस्ट्री मौजूद है, एवरेज 80 से 90 नंबर इतिहास मेंस में पूछ दिया जाता है। कभी 75 नंबर कभी पूछा गया और कभी 140 नंबर में भी इतिहास पूछा गया है। 2013 में 140 नंबर का इतिहास पूछा गया था 250 में, यानी एक बड़ा पोर्शन रोल प्ले कर रहा है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें 100 सवाल हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, सबसे सवाल आते हैं। और ऑन एन एवरेज 15 से 17 सवाल जो है अब मान लीजिए हर सेक्शन को मिलते हैं। किसी के 13 हो जाएंगे, किसी के 19 हो जाएंगे, किसी के 17 हो गए। इस तरीके का एक एवरेज उलट पलट के बना रहता है। अब इसमें यह तय करना होता है कि स्टूडेंट कितना नंबर ले आए कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाए। पिछले करीब 5-6 साल से हम लोग देख रहे हैं कि मेरिट 40 से 45 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जीएस के आए हैं। सीसैट आपका क्वालिफाइंग है 80 नंबर वाला, 80 क्वेश्चन वाला। 40 से 45 क्वेश्चन प्रीलिम्स के जिसने कर लिए वो क्वालिफाई कर रहा था। पर इस बार ऐसा नहीं था। 25 में 45 से 50 वाली रेंज टच कर गई है, यानी अब ये मान के चलिए कि स्टूडेंट और बेहतर हो गए, या ये भी हम कह लें पेपर कुछ इजी आ गया होगा तो इसलिए भी मेरिट चढ़ गई। इसका मतलब ये है कि जो 100 सवाल आ रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट उसमें 60 सवाल क्लियर कर लेने के लिए अपनी पढ़ाई को फोकस किए हुए है कि 60+ मुझे जाना है, तो फिर यह तय है उसे मेंस देना है, मामला नहीं रुकेगा। 60+ जाने में कोई समस्या नहीं। 100 सवाल आए हैं, 15 सवाल ऐसे निकाल दो जो बहुत टफ थे, जिनका लेवल बहुत टफ था। 15 में 5 सवाल ऐसे भी थे जिनका आंसर यूपीएससी से भी गलत हो रहा है, कोचिंग वालों में भी गलत हो रहा है। उसी वजह यह है कि सवाल इस तरह से या तो पूछ दिया गया है, या डेटा चेंज हो गया है, या पिछली किताबों में कुछ और लिखा हुआ था और डेटा कुछ और आ गया है। 5 सवाल ऐसे भी निकाल दीजिए, 15 सवाल हम निकाल देते हैं, 85 बचे। 85 सवालों में आप पाएंगे कि ये सवाल आपकी रेंज में थे। इसमें 5 सवाल आप और निकाल दीजिए, 20 सवाल कर दीजिए, अलग कर दीजिए। अब जो 80 सवाल थे उसमें आप पाएंगे कि ये 80 के 80 ही करने वाले थे जिन वजहों से भी आपने इसमें गलती की हो। आपने रिवीजन नहीं किया था, आपने चीज़ों को ठीक से समझा नहीं था, आपने पहले के क्वेश्चंस को पलट के देखा नहीं था, क्या क्या चीज़ें हो सकती थी। अब यहाँ जो बच्चे मात खाते हैं वो एक गलती क्या कर जाते हैं कि अगले साल के लिए फिर सोचने लग जाते हैं क्या पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें, ये पढ़ लें। वो अपनी ही पिछले साल की बुकलेट नहीं देख रहे हैं किस किस सेगमेंट से उन्होंने सवाल गलत किए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट किससे गलत किए हैं, कहाँ से ज़्यादा गलत किए हैं,
जिस सेगमेंट से गलत किए हैं उस सेगमेंट के सब सेगमेंट में कहाँ से गलत किए हैं। जस्ट लाइक हिस्ट्री में एंशिएंट से गलत कर दिए हैं, मेडिवल से गलत कर दिए, मॉडर्न से गलत कर दिए हैं, या फिर मॉडर्न में भी आपने नेशनल मूवमेंट से गलत कर दिया है या स्टार्टिंग एज वाले गलत कर दिया, ये आपके कमज़ोर पॉइंट हैं, इनको हम मजबूत करेंगे। और जब इन चीज़ों पे आप फोकस करने लग जाएंगे, ये आपकी टारगेटेड स्टडी होगी। 2 महीना करके देखिएगा, जो पिछले किसी भी एग्जाम में अपीयर हुए हो, आप 2 महीना बाद पाएंगे कि आपने अपनी काफ़ी कमियों पे पार पा लिया है। अब जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो आसानी से सॉल्व भी हो जा रहे हैं, आपकी रेंज भी बढ़ गई, क्योंकि आपने एकदम टू द पॉइंट अपने कमज़ोर बिंदुओं को लक्षित किया है। और निश्चित रूप से आपका बैच हो या हमारे पास बाकी बैच हो, हमारे लिए तो आप सब टारगेटेड हैं। और इसलिए हर बैच में, जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, हर बैच में जहाँ एंशिएंट वाला पोर्शन आया या मॉडर्न का पोर्शन आया, मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट के साथ में जुड़ के उसकी समस्या के हिसाब से पढ़ा सकूं। पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले वैकल्पिक विषय प्रारंभिक परीक्षा में होता था, तो हम जब बच्चों को वैकल्पिक विषय पढ़ाते थे प्रारंभिक परीक्षा में, अच्छा तब पैटर्न ये था कि एक सब्जेक्ट प्रीलिम्स में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और मेंस में आपके 2 सब्जेक्ट, और मार्किंग के ग्राउंड पे 600 का पहला ऑप्शनल, 600 का दूसरा ऑप्शनल, 1200 नंबर केवल ऑप्शनल से थे और 600 नंबर का जीएस था। जीएस के 2 पेपर होते थे। तो ऐसे में बच्चों का ज्यादा फोकस्ड एरिया जो उस समय होता था वो वैकल्पिक विषय था। 2013 से जब पैटर्न चेंज हो गया तो 4 पेपर जीएस के हो गए और 250 का हो गया। अब 1000 नंबर का जीएस हो गया और ऑप्शनल एक छोड़ा 500 नंबर का, वो भी यूपीएससी ने छोड़ा है, स्टेट कमीशन तो लगभग हटा चुके हैं, यूपीए ने भी हटा दिया। अब उसमें जो बच्चा बैठ के पढ़ रहा है उसे जीएस में लगभग उन्होंने सब पूछ डाला। पहले पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इशू पूछ लिए, हिस्ट्री में भी सब पूछ लिया है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, कल्चर, वर्ड सब पूछ डाला है, छोड़ा कुछ नहीं। सेकेंड पेपर में पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर को पूछ डाला। थर्ड पेपर में उन्होंने इकोनॉमी, साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी को पूछ डाला और फोर्थ पेपर एथिक्स वाला आ गया। यानी उन्होंने जीएस में अब कुछ नहीं छोड़ा और बच्चे से जीएस में एक स्पेशल नॉलेज की डिमांड की गई। समस्या कहाँ आ रही? 4 पेपर जीएस के हैं, बच्चा पढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक सही है, पर 4 पेपर जीएस में जहां हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, गवर्नेंस ये हैं, यहाँ ऑप्शनल में जो पहले सवाल आते थे अब उस लेवल के सवाल यहाँ जीएस में आ गए। मैं आपको कई सवाल दिखाऊंगा जो वैकल्पिक विषय में आए थे और हूबहू जीएस में है। और जो स्टूडेंट आ रहा है उसने ना तो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट पढ़ा है, ना ग्रेजुएशन में बहुत गंभीरता से पढ़ा है। अब जब उससे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, गवर्नेंस, आईआर के सवाल वैकल्पिक विषय के लेवल के आ रहे हैं तो वहाँ वही विद्यार्थी सफल हो पा रहे हैं जिन्होंने अपना लेवल ये बना रखा है। और यही वजह है मैक्सिमम रिजल्ट नीचे गिर जाने का। अब समस्या ये है तो समाधान भी तो कुछ ढूंढा गया होगा, और कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं तो कोचिंग वालों ने कुछ समाधान भी ढूंढ के निकाला होगा। दृष्टि ने इसका समाधान कई लेवल पे किया है और वो कहाँ कहाँ है। तो पहला तो ये है कि जब आप को हम कोई भी टॉपिक दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एंशिएंट का ही दे रहे हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, तो आपको हमने कोई भी टॉपिक दिया है उस टॉपिक का एक मटेरियल भी हमने आपको दिया है और अपडेट दिया है।
कोशिश की गई है सब चीज़ें एक पास की जाए। इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में ये लिखा है, उस किताब में ये लिखा हुआ, वहाँ पर ये लिखा है, सवाल वहाँ से भी आए थे, वहाँ से भी आए थे। 400 लोगों की एक टीम है, मैं कह नहीं रहा हूँ, मेरा आंखों देखा हुआ है, दिल्ली करोल बाग में 400 लोगों की एक टीम है जो दिन रात सिर्फ आपके कंटेंट पे काम कर रही है कि कैसे आप तक की हम ये जो मटेरियल दे रहे हैं इसमें हम सब चीज़ों को पहुंचा दें। फिर भी मानवीय त्रुटि हो सकती, कोई डेटा गलत हो गया, कोई हो सकता है कि कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लाइनें ओवरलैप कर गई, कुछ थोड़ा सा, उसकी भी जांच होती है, ऐसा नहीं, उसकी भी जांच होती है, उसको भी प्रूफ रीडिंग होती है। उसके बाद अगर आप इस मटेरियल को अपने टीचर के आप क्लास नोट्स से टैली करा दें तो आपके लिए सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। क्लास नोट्स एक बेसिक गाइडलाइन हो गई, संविधान हो गया, और स्टडी मटेरियल को उसके हिसाब से पढ़ाना है। लेकिन अब बात आती है इस पे कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो जो 80 क्वेश्चन हम प्रीलिम्स के बता रहे थे और मेंस में जो 4 पेपर जीएस के बता रहे थे और उसमें जो वैकल्पिक लेवल के सवाल आ रहे हैं, उनसे बच्चे कैसे जूझेंगे? तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें और दी गई हैं। एक हमने आपको दे रखा है पीपीएस, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट में कोशिश ये कर दी गई है कि एनडीए हो, सीडीएस हो, सिविल सर्विसेज हो, या और भी जो दूसरे एग्जाम्स हैं जहां से यूपीएससी ने कोई परीक्षा ली है और सवाल पूछा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल पूछा गया हो, वैदिक से पूछा गया हो, मॉडर्न से पूछा गया हो, मेडिवल से पूछा गया हो, हमने सारे सवाल चैप्टर वाइज एक पास किए हैं। किस तरह के सवाल आते हैं ताकि आप पीपीएस को हल करके एक माइंड सेट बना लें कि अगर हमें सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर पढ़ना है तो इस तरह के फैक्ट ध्यान में रखने होंगे। और इसमें भी एक खास बात, आपने देखा आपके प्रीलिम्स में सेकंड पेपर होता है सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड, एक एप्टीट्यूड, एक एटीट्यूड। हम क्या करना चाहते हैं, दैट इज एप्टीट्यूड। कैसे करना चाहते हैं, दैट इज एटीट्यूड। हम सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, ये एप्टीट्यूड। हम 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, दैट इज एटीट्यूड। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है सिविल सेवा का, वो कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा डिफर पड़ जाता है। ऐसे में एक और भी आपको प्रीलिम्स पे मटेरियल जो है, स्पेशली सिविल सर्विसेज में जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उसके अलग से कलेक्शन है। इसमें सिविल शामिल है पूरा पीपीएस में। सिविल सर्विसेज का एक अलग से भी हमने कलेक्शन किया है ताकि आप पीपीएस सॉल्व करने के बाद एक निगाह उस पर दौड़ा दें कि यूं तो यूपीएससी ने ये सवाल पूछे हैं, लेकिन स्पेशली सिविल सेवा पे यूपीएससी ने ये सवाल पूछे हैं, ये पैटर्न है। आप उसे देख भर लें, बाकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम इसमें ये चीज़ समझा देंगे कि इन क्वेश्चंस का लेवल क्या है और किस पोर्शन से सवाल आते हैं। ये हर चैप्टर पे हम आपको लेके चलेंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपसे उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को कमरे पे जाके निश्चित रूप से ज़रूर देखेंगे कि हमारे टीचर ने हमको फला टॉपिक पढ़ाया है, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स में कौन कौन से सवाल आए, सिविल सेवा में इस टॉपिक से रिलेटेड स्पेशली कौन से सवाल आए हैं। अभी हम आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सबका एक एनालिसिस देते हैं। और फिर जब आप
इन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ आएंगे मेंस वाले पोर्शन में, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर मटेरियल तो आपको पहले से मिला है, क्लास नोट्स। यहाँ पर आपको एक मेंस का कैप्सूल मटेरियल मिला हुआ है, और कैप्सूल मटेरियल जो दिया गया है इसमें मुख्य परीक्षा से रिलेटेड संभावित प्रश्न भी हैं और ऐसे प्रश्न भी जो पहले आ चुके हो, ताकि आपको एक अंदाजा बन जाए कि इस चैप्टर से मेंस के सवाल किस तरह के हैं। हमने उसका एक मॉडल आंसर भी लिखवाया है। अब इनके बाद आपके टीचर की जिम्मेदारी ये बन जाएगी कि आपका टीचर जो है वो अपने क्लास नोट्स में दोनों ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे, प्री और मेंस की। टीचर का क्या होता है, टीचर को तो मान लीजिए नॉलेज है, वो पढ़ाते जा रहे हैं। 2004 में, आज से 21 साल पहले, मैं दिल्ली में हरीश चंद्र वर्मा सर के साथ क्लास ले रहा था सिविल वालों की। तो एनिशेंट और मॉडर्न मैं पढ़ाता था, मेडावल हरीश चंद्र वर्मा सर पढ़ाते थे और वर्ल्ड हिस्ट्री स्वर्गीय लाल बहादुर वर्मा सर पढ़ाते थे। इत्तेफाक से अब दोनों लोग इस दुनिया में नहीं हैं। 2004 में ही दोनों की एज 70 साल थी और मैं उनके आधे से भी कम था। लेकिन 2 सेगमेंट मेरे पास थे और 2 सेगमेंट 2 बड़े प्रोफेसरों के पास थे। और उस समय 2004 में लाल बहादुर वर्मा सर ने दुनिया के 104 देशों में इतिहास का सेमिनार वो ले चुके थे। ये उनकी हैसियत थी, मतलब समझिए वो सूरज थे तो मैं मोमबत्ती भी नहीं था उनके आगे। और वही हाल हरीश चंद्र वर्मा सर का था। लाल बहादुर वर्मा सर निबंध का पेपर भी बनाते थे, कॉपी भी चेक करते थे। उनका पढ़ाया हुआ कई निबंध हूबहू आया। एक निबंध उन्होंने पढ़ाया था, यदि महिलाएं विश्व पे राज करती तो, अगर महिलाएं विश्व पे राज करती तो क्या होता। क्यों भाई, सास बहू के झगड़े ज्यादा होते? ऐसा नहीं होता। प्रेमचंद लिखते हैं कि अहिंसा, कल्याण, मानवीयता, ऐसी कई चीजें जो व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाएं तो व्यक्ति महात्मा बन जाता है। पुरुष में अगर आ जाए तो वो महात्मा हो जाता है। वो कहते हैं कि महिलाएं इन गुणों से जन्मजात परिपूर्ण हैं। तो जो आप महिलाओं के इन गुणों को लेकर विश्व की सारी समस्याओं का समाधान दिखा देंगे, गरीबी, भुखमरी से लेकर हिंसक युद्धों से लेकर आतंकवाद से लेकर मासूम बच्चों की समस्याओं से लेकर महिलाओं की समस्याओं तक, तो आपके एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, बच्चे के पास एक विजन है। यदि महिलाएं विश्व पे राज करती तो इन वैल्यूज के हिसाब से क्या क्या चीजें होती। एक निबंध एलवी वर्मा सर ने पढ़ाया था कि जब कल्पना चावला ने, उसमें कल्पना चावला काफी हाईलाइटेड थी, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष से भारत को देखा। बड़ा अच्छा निबंध था। तो जब कल्पना चावला ने अंतरिक्ष से भारत को देखा तो क्या सूखे की समस्या को देखा, क्या गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी की समस्या को देखा, क्या भारत के विकास न हो पाने के कारणों को देखा, क्या आतंकवाद की समस्या को देखा, क्या महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा को देखा। अब जितने वर्सटाइल एंगल हों आपके पास हिंदुस्तान से रिलेटेड इश्यूज को, वो आप डिस्कस करें। अब आप सोच सकते हैं कि एलबी वर्मा सर का लेवल क्या रहा होगा और हरीश चंद्र वर्मा सर का लेवल क्या रहा होगा। लेकिन जब वो इतिहास पढ़ाने आते थे तो पहले दिन वर्मा सर आए, ये इलाहाबाद में मैंने एक क्लास करवा दी, और वर्ल्ड हिस्ट्री में वो पहले दिन बैठे और पहले दिन पुनर्जागरण खत्म हो गया, प्रबोधन खत्म हो गया, फ्रांसीसी क्रांति के कारण हो गए और नेपोलियन पे आ गए 45 मिनट के अंदर।
बच्चे बेचारे घबरा गए। अगले दिन जब मैं गया तो एक स्टूडेंट थी मेरी, वो बोली अरे सर, उन्होंने तो पहले ही दिन ही पुनर्जागरण, प्रबोधन, फ्रांसी क्रांति सब समेट दिया। तो मुझे हंसी तो आई। मैंने कहा कि एक इतने बड़े प्रोफेसर के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते कि समेट दिया। उन्होंने पढ़ाया होगा, आप उसे पढ़ लीजिए, जो भी नॉलेज वो आपको दे रहे हैं उसे आप ले लीजिए, बाकी चीज़ें हम पूरी करा देंगे। उनसे पॉलिशिंग ले लीजिए, एक्स्ट्रा चीज़ें ले लीजिए। वर्मा सर कभी कुछ लिखाते नहीं थे, 45 मिनट लेक्चर दें, कुर्सी पे बैठ के फिर चले जाएं, बोर्ड भी नहीं छूते थे। तो बच्चे हमसे कहने लगे सर थोड़ा सा लिखवा देते तो अच्छा रहता। तो मैंने एक दिन कहा कि सर लिखवा दिया करिए थोड़ा सा। तो मुझसे कहने लगे, क्लास में गए, बोले कि सब लोग मेरी ही वर्डिंग लिखोगे, जो मैं बोलूँगा वही लिखोगे जाके, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, और मेरी वर्डिंग लिखने में तुम सबको नंबर मिल जाएगा। एकदम सही बात थी, लेकिन फिर भी स्टूडेंट की समस्या भी अपनी जगह सही थी। और वही चीज़ दिल्ली में हरीशम वर्मा सर के साथ भी आ रही थी। वो मेडावल पे खड़े हुए, कोई टॉपिक आया तो बर्नी पे चले गए। मैं बर्नी को नहीं मानता, बर्नी ने ये लिखा है, ऐसा होना चाहिए था ये। अब बच्चे सोच रहे हैं बलबन कब आएगा, इल्तुतमिश नहीं आया। वो बेचारे वेट कर रहे हैं कि मतलब सर है, और एक दिन उनको 3-4 दिन में पता चल रहा है कि सल्तनत खत्म हो गई। तो वो सब भी एकदम बेचारे परेशान। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। ये सिविल सर्विसेज में और वही बहुत विद्वान व्यक्ति के बीच का एक अंतर है। उनकी विद्वता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट अलग थी। और इस चीज़ को एक बार ईसीसी के एक प्रोफेसर थे, शिवभानु सिंह, फिलॉसफी पढ़ाते थे। शिवभानु सर ने मुझसे कहा ये बात, मैंने उनसे पढ़ाने की रिक्वेस्ट की। तो बोले यार देखो, मैं आ जाऊँगा, मैं बैठ जाऊँगा, जिस बच्चे का जो डाउट हो मुझसे पूछ ले। अगर वो ये चाहता है कि मैं उसे नोट्स बना के दूंगा, उसे मैं नोट्स बनवाऊंगा, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ये काम वही व्यक्ति कर पाएगा जिसने खुद सिविल सेवा की तैयारी की हो। और उन्होंने ईमानदारी से एकदम सही बात कही थी। ये काम वही व्यक्ति कर पाएगा जिसने खुद सिविल सेवा की तैयारी की हो। और इसीलिए आपके पास में ये जितना मटेरियल अवेलेबल है, ये विकास सर की देन है, क्योंकि उन्होंने खुद इसकी तैयारी की, खुद सेलेक्ट हुए, फिर इंस्टीट्यूट में आए। उन्हें पता है कि बेसिक प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है। इसके बाद भी आपकी मैगजीन का मामला हो, टेस्ट सीरीज का मामला हो, सब हमारे जिम्मे है। हम आपको करंट की फ्रंटलाइन मैगजीन में क्या है, द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या था, टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या था, हम सबकी इंपॉर्टेंट चीज़ें अकॉर्डिंग सिविल निकाल के क्वेश्चन बना के आपको दे देंगे। आपसे उम्मीद करते हैं इसे आप आत्मसात कर जाएंगे। कर तो हमने सब दिया है। जो बच्चे आत्मसात कर जा रहे हैं उनके रिजल्ट हमें दिखने लगे हैं। नए आए हुए विद्यार्थियों से मेरी भी ये अपील शुरू में होती है कि बेटा तुमको हम दे तो सब देंगे, पढ़ा भी देंगे तुमको उस लेवल से, लेकिन अब कोशिश तुमको करते जाना है कि जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैं इतिहास का पोर्शन स्टार्ट करता हूँ, तो इतिहास के पोर्शन में मैं तुमसे उम्मीद करूंगा कि जिस जिस चैप्टर को मैं पढ़ाता जा रहा हूं उस चैप्टर पे पीपीएस में कौन सा सवाल आया हुआ है, मुख्य परीक्षा में कौन सा सवाल आया, हम बताते चलेंगे, हम समझाते चलेंगे। लेकिन तुमसे भी उम्मीद करेंगे कि तुम पूरे पीपीएस को हल करोगे, तुम सिविल के ट्रेंड को देखोगे। हम समझाएंगे सारी चीज कि फला चैप्टर है, फला चैप्टर में फला जगह से ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। और तुम यकीन मानो कि 1 साल अपना दे दो इस मामले पे, पूरी तरह से डिवोटेड होके 1 साल तुम सिविल सेवा के एग्ज़ाम पे सब छोड़ दो, चाचा बाबा नाना मामा सबको छोड़ दो। कि बहन की मंगनी है तो जाना है, भाई का तिलक होना है तो जाना है, दोस्त की परीक्षा होनी है तो जाना है, कहीं नहीं जाना है। सिर्फ किताबें हैं और तुम हो, सिविल सेवा है। 1 साल दे दो, अगले साल से तुम खुद रिजल्ट देने की कंडीशन में होगे। और एक बार सेलेक्ट हो जाना ना, फिर गांव की भी कोई बारात हो तो उसमें भी जाना, आगे आगे जाना, सब माला वाला पहन के जाना।
लेकिन अभी अभी जो मटेरियल तुमको मिल रहा है, जो पीपीएस तुमको मिल रहा है, जो मेंस कैप्सूल तुमको मिल रहा है, जो मैगजीन तुमको मिल रही है, जो करंट अफेयर्स की क्लास तुमको दी जा रही है, और जो सारे सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट आके पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आत्मसात कर लो। अभी तुम्हें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तुमने 12th सही से पढ़ा था नहीं, तुमने ग्रेजुएशन सही से किया कि नहीं किया, अब सब भूल जाओ, अब सही से करो। तुम्हारा 6 से 12th एनसीईआरटी की समस्या है, हमने नोट्स में रिमूव कर दी है, यहाँ मौजूद है। कुछ नहीं पढ़ना है तुमको, सब हमने निकाल लिया है। तुम हमारा मटेरियल पढ़ो, तुमको हमने एनसीईआरटी की समस्या से मुक्त कर दिया। तुम्हें एक कंसेप्चुअल चीज चाहिए, तुमको बहुत स्पेशल फैक्ट चाहिए, वो तुम्हारा टीचर तुमको प्रोवाइड कराएगा, उसकी चिंता तुम छोड़ दो। चीजें याद नहीं हो रही, टीचर ने तो पढ़ा दी, क्लास नोट्स में लिखा दी, लेकिन चीजें याद नहीं हो रही हैं, उसके लिए कोशिश करो, इसे हल करो। इसे हल करने के बावजूद मेन दिमाग यहां लगाए रखना कि हमारा मेन टारगेट ये है, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा है। अपने आप सब चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। प्रीलिम्स के फैक्ट बहुत सारे होते हैं। अगर इतना मोटा ऋग्वेद है और ऋग्वेद से ही सवाल बना दिए जाए, और ऋग्वेद तो एक धर्म ग्रंथ है, अब इस तरह से बहुत सारे रिलीजन हैं और हर रिलीजन का धर्म ग्रंथ है, और हर धर्म ग्रंथ से अगर इस तरह के सवाल बनने लगे तो तुम झूल जाओगे। जाहिर सी बात है कि हर जगह से सवाल नहीं बनेगा। तो फिर प्रीलिम्स का फैक्ट जो यहां पूछा गया है वो आता कहां से है? जब तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं मेंस के किसी कंसेप्ट से रिलेट करा के पूछा गया है, जहां से कोई बड़ा कंसेप्ट क्रिएट किया गया है, जिस तथ्य के आधार पर वही तथ्य प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। हर फालतू का तथ्य तुम्हारे काम का नहीं। अब जब तुम प्रीलिम्स के सवालों पे आते हो तो तुम ये भी पाओगे कि तुम्हारे प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं स्टेट कमीशन में, यूपीएससी में, फर्क क्या है? स्टेट कमीशन में तुम जाओगे तो तुम्हें वहां वन लाइनर सवाल मिलेगा। वन लाइनर सवाल किसे कहते हैं? सभी मनुष्य मेरी संतान है अशोक के किस शिलालेख से संबंधित है? ये वन लाइनर सवाल है, डायरेक्ट है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे पूछा गया है। वन लाइनर में स्टेट कमीशन कुछ इससे भी नीचे है। कैसे? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? अरशास किसका लिखा हुआ है? स्टेट कमीशन में राजस्थान है, एमपी है, ये इससे भी नीचे है। यहां वन लाइनर सवाल में टोटल शब्द देखोगे 5-6 ठो है, ऐसे पढ़ा नीचे आंसर मार दिया। लेकिन जब तुम यूपीएससी के सवाल पे जाओगे तो वहां तुम्हें लिखा मिलेगा कि 3 लाइन में तो सवाल लिखा गया है। और सवाल कैसे लिखा गया है? यद्यपि अशोक ने अपनी प्रजा के हितों के लिए कल्याण हेतु अनेक कार्यों को संपन्न किया, उसके द्वारा प्रजा हित के लिए रज्जुकों की नियुक्ति भी की गई। निम्नांकित में से कौन सा विभाग इनसे संबंधित था? अब नीचे विभाग का नाम दिया जाएगा। सीधा सीधा अगर कहूं तो पूछा गया है कि रज्जुक किस विभाग से संबंधित थे, लेकिन लैंग्वेज इस तरह से घुमाई जाती है कि बच्चा थोड़ा सा उलझे उसमें। इस तरह के सवाल यूपीएससी के हैं। और यूपीएससी में भी तुम जब जाओगे तो तुम पाओगे कि बहुत सारे फैक्ट तुमको नहीं चाहिए प्रीलिम्स के सवालों में, इसलिए कि इस तरह के जो सवाल हैं प्रीलिम्स के, इसमें 60 से 70% सवाल तुम पाओगे कि वो सीधे सीधे कंसेप्चुअल फैक्ट हैं। कंसेप्चुअल फैक्ट कैसे होते हैं? 3 स्टेटमेंट दिए गए,
और नीचे पूछा जा रहा है कौन कौन से सही नहीं। 4 स्टेटमेंट दे दिए गए, जैसे अशोक के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दें। पहला, उसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की थी। दूसरा, 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र नामक नए पदाधिकारियों का उल्लेख है। तीसरा, 11वें शिलालेख में ब्रजभूमिक नामक एक अन्य पदाधिकारी का उल्लेख आता है। चौथा, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध से संबंधित विवरण मौजूद है। नीचे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य नहीं है यानी सही है। अब नीचे विकल्प बना दिए गए। तो इसमें जो मैंने बताया इसमें केवल तीसरा गलत है। 11वें शिलालेख में ब्रजभूमि का उल्लेख नहीं है, 12वें शिलालेख में। इस तरह की एक छोटी सी मिस्टेक करते हुए यूपीएससी सवालों को फंसा देता है। यहां इस तरह के सवालों को और कैसे पूछा जाता है, अब और टफ कर दिया गया। अब स्टेटमेंट दिए गए, दिसंबर 1925 कोलकाता में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। दूसरा स्टेटमेंट, सिंगारवेलु चेट्टियार कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता थे। नीचे केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। अब यहां एक छोटी सी फैक्चुअल मिस्टेक ये की गई कि कम्युनिस्ट पार्टी दिसंबर 1925 में बनी, ये सच है, लेकिन कोलकाता में नहीं, कानपुर में बनी थी। तो जिस बच्चे ने पढ़ा वो फट से पकड़ा लेगा ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सही है, सिंगारवेलु चेट्टियार कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता थे। और जब आप गांधी जी का असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि असहयोग के दौरान जब चौरी चौरा की हिंसा हुई और पुलिस ने बुरी तरह से दमन किया, तो केवल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सिंगारवेलु चेट्टियार या एमएन रॉय जैसे लोग ही थे जो विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का। एमएन रॉय की मैगजीन वैंगार्ड विरोध कर रही थी और सिंगारवेलु चेट्टियार ये चाहते थे कि पूरे पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष किया जाए। 1925 से जब कम्युनिस्ट पार्टी बनी है तो सिंगारवेलु चेट्टियार ही उसके अध्यक्ष थे। लेकिन एक दूसरे तरह का सवाल भी आएगा, और वो सवाल जो है इस तरह का आएगा यहां पर, वो आप पाओगे कि 40 से 30% सवाल जो है इस तरह के होते हैं। और यहां पर आप पाओगे कि ये मैटर जो है इस पे टिका हुआ है। इंफॉर्मेशनल फैक्ट ये कैसे होते हैं, जैसे विटाल विध्वंस किसकी लिखी हुई है, नीचे ऑप्शन दे दिया गया, ये इंफॉर्मेशनल फैक्ट है। सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन किससे संबंधित है, नीचे ऑप्शन दे दिया गया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए पिलग्रिम किस प्रमुख राष्ट्रीय नेता की जीवनी है, सुभाष, भगत सिंह, नेहरू, गांधी, सुभाष की है। द स्प्रिंगिंग टाइगर किससे संबंधित है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। अब आपको दे दिया गया, चंद्रशेखर आजाद से संबंधित थी द स्प्रिंगिंग टाइगर। ह्यू टोए जो है उन्होंने ये किताब लिखी द स्प्रिंगिंग टाइगर। ये इंफॉर्मेशनल फैक्ट होते हैं। बच्चे को पढ़ने के दौरान ये दोनों चीजें प्रीलिम्स में कवर करनी होती हैं। अब सवाल ये होता है कि हम इतना सारा हमारे पास मौजूद है, हम उसमें एग्जैक्ट अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख देखें, बिना पेन मुंह में डाले अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख देखें, कैसे दिखेगी? तो वो दिखेगी पीपीएस से, वो दिखेगी तुमको यहां से कि भैया ये सवाल पूछे गए हैं, इस तरह के पूछे गए हैं, हमें पूरा कबाड़ नहीं पढ़ लेना है, हमें एकदम सेंट्रलाइज रहना है इस पे। और उसी तरीके से वो तुमको यहां पर आ जाएगा मैं इसमें कैप्सूल मटेरियल से। अब आज का जो मामला है हम लोग को स्टार्ट करना था ये
हिस्ट्री वाला पोर्शन, और हिस्ट्री के इस पोर्शन में एक मामला रहता है प्रीलिम्स का और एक मामला रहता है मेंस का। अब प्रीलिम्स के पोर्शन में आपने देखा होगा कि जो कंटेंट है एंशिएंट का है, मेडिवल का है और मॉडर्न का है। मोटे तौर से यही 3 पोर्शन है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इन दोनों में या तीनों में आप ये देखोगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप यहां अलग कर लेते हो कल्चर में। जैसे कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम कल्चर में अलग कर लेते हो? धर्म की बात आए, कला की बात आए, साहित्य की बात आए, शिक्षा की बातें आए, तो वो कहीं ना कहीं कल्चर पोर्शन में अलग से हो जाती है। तुम पाओगे कि तुमसे जो भी सवाल स्पेशली एंशिएंट और मेडिवल के पोर्शन पे पूछे गए हैं उसमें मैक्सिमम इसी से अटैच थे। यानी एक ब्यूरोक्रेट के लिए वो भी ये बात मान के चल रहे हैं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कल्चर की समझ होनी चाहिए। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, टॉप मोस्ट विश्वविद्यालय, ये अपने बच्चों को कल्चर पढ़वाते हैं। वहाँ कल्चर पढ़वाया जाता है, इंडिया का कल्चर पढ़वाया जाता है। चीन में इंडिया का कल्चर पढ़वाया जाता है। चीन को मालूम होता है कि गणेश चतुर्थी कब है, इसलिए गणेश जी की प्रतिमा चीन से पहले ही बन के आ जाती है, उनके स्टिकर पहले ही बन के आ जाते हैं। पंचायत चुनाव में कौन कौन से स्टिकर होंगे, किसके पास लैंटर्न होगी, किसके पास में झाड़ू होगी, किसके पास में साबुन होगी, किसके पास साइकिल होगी, वो सारे चुनाव चिन्ह के स्टिकर चीन से बन के पहले ही आ जाते हैं। दीपावली कब है, झालर की ज़रूरत कब होगी, पिचकारियों की ज़रूरत कब होगी, रंग की ज़रूरत कब होगी, वो सब, वो चाहे जो गोल वाली टोपी पहनी जाती है वो ही क्यों ना हो, सब चीज से बन के आती है। और इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने लोगों को इंडिया का कल्चर इतना पढ़वाया है, और हर देश दूसरे देश के कल्चर को इसलिए जानना चाहता है क्योंकि वो उसके हिसाब से अपने बिजनेस एग्जीक्यूटिव को समझा सके कि वहाँ बड़ी बाजार कैसे मिलेगी। जब आपका ये पैटर्न चेंज नहीं हुआ था तो विश्व इतिहास के एक बड़े राइटर, कोटा यूनिवर्सिटी के HOD हुकुमचंद जैन सर, उनकी इतनी मोटी किताब चलती है जैन माथुर के नाम से। जैन सर ने 2006-07 में हमारे साथ विश्व इतिहास पढ़ाया है। तो जैन सर उस दौरान UPSC की मीटिंग अभी जाया करते थे। तो एक दिन जब क्लास ली तो मुझसे बोले यार मुझको छोड़ दो। उनके भाई वहीं CBI में DIG थे, तो बोले यार मुझे वहाँ तक छुड़वा दो। तो मैं साथ ही में चला गया। तो मैंने उससे पूछा कि सर पैटर्न चेंज होगा क्या? तब ये पैटर्न चेंज होने की बातें चल रही थी। तो मुझसे बोले यार देखो चेंज तो होगा। क्या आज ही मैं मीटिंग में था और मुझसे कहे कि मलिक मैंने अभी एक MBA कॉलेज में कल्चर की क्लास ली, और बोले कि मुझे लगता है कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी को कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री की जानकारी तो होनी ही चाहिए। और जब 2013 में पैटर्न चेंज हुआ और ये दोनों चीज़ें हूबहू सिलेबस में दिखी, तो मुझे लगा कि जैन सर इस चीज़ को 5-6 साल पहले मुझसे कह रहे थे कि हर बच्चे को कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री की जानकारी तो होनी चाहिए। हमारे कुछ जूनियर, कुछ स्टूडेंट भी अपने जो IRS हुए इनकम टैक्स विभाग में, उन्हें ट्रेनिंग के लिए US ले जाया गया। US का टैक्सेशन सिस्टम समझाया गया। आप भी जाएंगे अगर सेलेक्ट हुए आप, उसमें टैक्सेशन सिस्टम समझाया गया। उसकी वजह यह है कि ब्रिटेन ने हम पे राज किया, ब्रिटेन ने US पे राज किया है। कानून सिमिलर है, टैक्सेशन सिमिलर है।
तो किस तरह से ब्रिटेन ने इफेक्टिव टैक्स सिस्टम बनाया है, वैसे ही हमारे वहां भी रिफॉर्म हो जाए, इसलिए वहां ले जाया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि आज की डेट में आप सोचिए कि अभी आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे बार बार कि ट्रंप इंडिया आने वाले हैं। तो हो सकता है लॉबियाँ होती हैं, लॉबिंग हो रही होगी, बातचीत चल रही होगी, कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहे होंगे कि ट्रंप ने कुछ आश्वासन दिया होगा कि वो आ सकते हैं इंडिया। और इंडिया आएंगे तो इसका मतलब यही है कि फिर टैरिफ वगैरह पे बात बन चुकी होगी। एक्चुअली राष्ट्राध्यक्ष जब भी आते हैं तो ड्राफ्ट पहले तय हो जाता है। जब वो आते हैं तो MOU साइन हो जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाता है। जो MOU साइन होना है, उस MOU का ड्राफ्ट आप बनाएंगे, वो नेताजी नहीं बनाएंगे। तो वहां पर उस ब्यूरोक्रेट की जरूरत होती है जिसे वर्ल्ड की इन सारी चीजों की जानकारी हो, जिसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पता हो। संसाधन नहीं मालूम होंगे तो विदेश नीति कैसे तय करोगे? विश्व की घटनाएं नहीं मालूम होंगी, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं मालूम होगी, तो कैसे तय करोगे कि इस देश के विरोध में कहां कौन कौन सी पॉलिसी डील की जाए? तो वहां पर वही स्टूडेंट जुटाए जाते हैं जिनको वर्ल्ड ज्योग्राफी की जानकारी हो, वर्ल्ड इकोनॉमी की जानकारी हो, जिन्हें वर्ल्ड हिस्ट्री की जानकारी हो, जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर की जानकारी हो। और अपने देश में चूंकि उनको काम करना है तो सबसे प्राइम टारगेट होता है कि यहाँ की चीज़ों को ये बढ़िया से जानते हो। कौन सी फसलें हैं, कौन से लोक नृत्य हैं, कौन सी प्रमुख परंपराएं हैं, कौन से त्यौहार हैं, कौन से धर्मावलंबी हैं, कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है, ये आपको सब मालूम होना चाहिए। और शायद इसीलिए वो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट पहले से ही इन चीज़ों को जानता हो। और यही वजह है कि आपसे यहां से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार। तो मैक्सिमम फोकस आप पाओगे यहां पर है, और यहां पे होने का मतलब है मैक्सिमम फोकस यहां पर है। फिर भी आप ये मान के चलें कि इससे सवाल पॉलिटिकल भी आएंगे, सोशियो भी आएंगे। अब इसमें भी जब आप अलग अलग सिलेक्शन करें कि एंशिएंट से कितने सवाल उन्होंने पूछे हैं, तो आप पाओगे कि 4 से 5 सवाल एंशिएंट से आते हैं। कभी कभी ये 6-7 भी हो जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 5 सवालों को आप पाओगे। जब आप मेडावल पे जाओगे तो आप पाओगे कि 1 से 2 सवाल ही आया है मेडावल से। कभी कभी मेडावल से पूछे गए सवालों की संख्या 5 और 7 हो गई। बीच में भी 2018 में और एक और कोई ईयर था, ऐसा ही हुआ। रैंडमली उन्होंने 5 और 7 सवाल मेडावल से पूछ दिए। तो इसलिए बच्चों को पढ़ते और पढ़ाते समय हम लोग भी बोल देते हैं कि देखो यार, ऐसे तो 1 से कोई 2 सवाल ही आना है, और उसमें भी कल्चर को वरीयता होगी। लेकिन फिर भी कुछ चैप्टरों को तुम इस तरह से तैयार रखना कि अगर वो 5 और 7 पे चले जाएं तो ऐसा ना हो जाए तुम्हारे हाथ से एकदम से निकल जाए। इसलिए तुम इस हिसाब से जरूर पढ़ना कि वो सवाल अटैच कर पाओ। और सबसे अधिक जो फोकस्ड एरिया होता है वो मॉडर्न का है, 8 से 9 सवाल। ये प्रीलिम्स का एक रेशियो बना हुआ है। इसमें तुम एक चीज और पाओगे कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस कल्चर को जब पूछा है तो ये वाले पोर्शन पे अगर चले गए हैं तो ये पोर्शन तो आपका ट्रेडिशनल है, परंपरागत है। आप पूरे हिस्ट्री में इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन कल्चर में आप पाओगे कि उन्होंने कोई 1 सवाल या 2 सवाल उन्होंने जहां से पूछा है, ये करेंट कल्चर है। जैसे 2025 के प्रीलिम्स में विष्णु दिगंबर को पूछा गया था, जिन्होंने एक संगीत एकेडमी लाहौर में एस्टेब्लिश की थी।
जनवरी 2025 में उनके ऊपर चर्चा थी, वो न्यूज़पेपर में चर्चा का विषय थे। विष्णु दिगंबर पुलस्कर वो चर्चा का विषय थे और जून वाले पेपर में, मई वाले या जून वाले पेपर में प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन में थे। अब ये बात तो हो गई जाके यहाँ प्रीलिम्स में, और जब इसी तरीके से आप मेंस में उतरेंगे तो इसमें आपके लिए सबसे बेहतर यही चीज है कि आप पिछले साल के सवालों को पकड़ें, कहां कहां से पूछे गए हैं, किस किस तरह के पूछे गए हैं, और फिर चैप्टर बाय चैप्टर चल दें। अब जरा हम एक बार फिर से अपने मुद्दे पे आए कि हमने कहा कि भाई अगर हिस्ट्री में है, प्रीलिम्स में पढ़ना है, तो ये वाला पोर्शन है। और जब आप मेंस में जाएंगे तो मेंस में आप पाएंगे कि आपका पहला पोर्शन मेंस में कल्चर का है, दूसरा पोर्शन जो है मॉडर्न का है, तीसरा पोर्शन जो है वो पोस्ट मॉडर्न का है, चौथा पोर्शन जो आपका है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का है। लेकिन ये पोस्ट मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको काफ़ी दाब दिया है यूपीएससी ने। कोई एक सवाल पूछा नहीं पूछा, इस तरह की टेंडेंसी यूपीएससी में दिख रही है। अब मैक्सिमम फोकस्ड एरिया यूपीएससी का ये है। जब आप यहां से एनालाइज करेंगे आप पाएंगे कि मैक्सिमम फोकस्ड एरिया ये है। अब एक बड़ी समस्या हो गई, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, कल्चर, वर्ड, प्रीलिम्स मेंस में अलग अलग पोर्शन। अब अगर हिस्ट्री के सारे पोर्शन हम एक पास करें कि हम प्री का मेंस की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो किस तरह के होंगे। अगर हम सारे पोर्शन एक पास कर दें हिस्ट्री के तो वो इस तरह से होना चाहिए, एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, कल्चर का पोर्शन है और वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है। और मॉडर्न में पोस्ट मॉडर्न भी अटैच कर दिया जाए, ठीक। और अब ये देखा जाए कि इसमें से कौन कौन से हैं जो प्रीलिम्स में आ रहे हैं, कौन कौन है जो मेंस में आ रहे हैं। तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, कल्चर, ये पोर्शन प्रीलिम्स में आता है, ठीक। और जब हम मेंस में जा रहे हैं तो मेंस में मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न है, कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। ये पोर्शन आपका मेंस में आ रहा है। अब अगर हम एंशिएंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एंशिएंट मेंस में दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा, ठीक। मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न है, कल्चर है और वर्ल्ड हिस्ट्री है। सिलेबस भी अगर आप देखें, जो आपका सिलेबस दिया गया है, ये आपका सिलेबस है। पहला पेपर जिसमें इंडियन कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और सोसाइटी है। और मेंस में इंडियन कल्चर वाले पोर्शन में पहला पोर्शन एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक इंक्लूडिंग मेडिवल, कला के रूप, साहित्य और कला में वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल किए गए। रिलीजन यहां लिखा नहीं गया लेकिन सवाल आएगा।
तो कला के रूप उसमें बहुत सारे, मूर्ति कला है, चित्रकला है, वास्तुकला, स्थापत्य कला, कई सारे हैं। फिर मॉडर्न वाले पोर्शन को अगर आप देखिए तो 18वीं सदी से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, यानी लगभग 1757 से उन्होंने पूछना शुरू किया है। वो कह रहे हैं कि वर्तमान तक, और उसमें क्या चीजें, तो उसमें स्वाधीनता संग्राम के अलग अलग चरण होंगे, विभिन्न भागों से अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे, उनका योगदान होगा, पूछेंगे सब। सिलेबस में कुछ कुछ चीजें उन्होंने इंडिकेट की हैं, लेकिन वो पूछेंगे सब आपसे। और फिर वो पूछेंगे कि आजादी के बाद देश के अंदर एकीकरण कैसे हुआ, पुनर्गठन कैसे हुआ, रियासतों का विलय कैसे कराया गया, भाषाई राज्यों का गठन कैसे कराया गया, है ना। और इनसे रिलेटेड सवाल इस तरह के होंगे जहां आपसे आपका व्यू पूछा जाए। जैसे मान लीजिए कि आज़ादी के बाद देश के अंदर जो भाषाई आधार पर राज्य गठित किए गए थे, उनसे रिलेटेड कोई सवाल दे दिया जाए। – 2016 में ये सवाल दिया गया, क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की? आगे क्वेश्चन मार्क है। ऐसा कोई भी सवाल बच्चा रट के नहीं लिख सकता, स्पेशली तब तो बिल्कुल ही नहीं लिख सकता कि जब टीचर क्लास में इस चीज को समझा रहा हो और स्टूडेंट बगल वाले पे कॉन्सेंट्रेट हो। बगल वाला उसका गुरु है, ये उसका चेला है। तो गुरु जी जो बता रहे हैं, चेला हूबहू उतार रहा है। देखो वो दौर बिल्कुल लद चुका है जब स्टूडेंट याद करके जाते थे और वहां जाके वॉमिट कराते थे। ऐसा कोई है ही नहीं। अब इस तरह के सवालों को मैंने कहा कि वो आपसे यहां से पूछ दिया करते हैं, जहां आज़ादी के बाद देश में एकीकरण और पुनर्गठन, फिर यहां से वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा 18वीं सदी से। और वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्डवार, उपनिवेशवाद को ज़्यादा फोकस किया गया, पूंजीवाद, समाजवाद की बातें की गई। लेकिन जब इसको आप व्यवहारिक धरातल पे उतारते हैं ना, तो इस तरह अलग अलग करना पड़ता है। कौन सा पोर्शन प्रीलिम्स में जा रहा है, कौन सा पोर्शन मेंस में आ रहा है। प्रीलिम्स में दिख रहा है कि भाई साहब एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। मेंस में दिख रहा है मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न है, कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, एंशिएंट और मेडिवल नहीं है। और जब आप एग्जाम देने पहुंचे तो वहां कुछ आपको और भी दिख गया। 2024 और 2023 दोनों का पेपर देखिए सर। हम 25 से स्टार्ट करते चले, इसी से रिसेंटली। अब ये अलग बात है कि ये पढ़ाए हुए सवाल थे मेरे। आपको पिछले बैच के जो भी विद्यार्थी मिले वो बता देंगे सर ने हूबहू पढ़ाया था। इवन इसको तो मैं बोल रहा था बार बार कि यार इस चीज को ठीक से पढ़ लीजिएगा, अकबर पे, औरंगजेब पे मेंस में सवाल आता है। अब आप एक चीज ये देख रहे हो यार, मेडिवल तो है ही नहीं मेंस में। देख लीजिए, अभी ये सिलेबस भी दिखा दे, मेडिवल मेंस में नहीं है। आपने देख लीजिए, आप दिखाइए आप कहाँ है मेंस में। वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट मॉडर्न है, कल्चर है, मॉडर्न है, एंशिएंट मेडिवल कहीं लिखा हो बताइए आप। और कल्चर में भी लिख दिया उन्होंने, कला पूछेंगे, साहित्य पूछेंगे, बस। पूरे सिलेबस में कहीं से आपको लग रहा हो कि ये सवाल आप पिकअप कर लेंगे। चलिए, ये तो 25 की बात हुई। अब आप 24 पे आ जाइए।
24 वाले पेपर में पहला ही सवाल ये देखिए जरा, ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। सामाजिक आर्थिक पूछा गया है। अगर हम ये कहें कि ये कल्चर से रिलेटेड है तो भी कल्चर के सिलेबस में ये नहीं लिखा है, कला के रूप और साहित्य लिखा हुआ है। सामाजिक आर्थिक नहीं पूछा गया है, नहीं लिखा कहीं पर भी। फिर ये तो चलो 2024 में उन्होंने पूछ डाला, ठीक। 2023 में आ जाओ, और 2023 वाले पेपर में ये लीजिए, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। कहीं इसे जोड़ के दिखा दीजिए कि ये कल्चर में है, ये मेडिवल में है, ये मॉडर्न में है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में है, कहीं से जोड़ के दिखा दीजिए। फिर थोड़ा आपको दिखाते हैं। इसी 2023 में एक और सवाल देखिए, और 250 शब्दों में सवाल है 2023 में। ताज्जुब लग रहा है। 11-12 दोनों सवाल पढ़े। वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं? और नीचे है कि सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे? क्या उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया? अब आप दोनों सवाल ठीक से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद एक बार आप अपने सिलेबस पे भी गौर कर लीजिए कि ये किस पोर्शन से पूछा गया है। इसमें पोर्शन से कहीं नहीं रिलेट करा पाओगे। ये पूछा है वैकल्पिक विषय के एग्जामिनर ने, और उन्होंने पेपर बनाते समय ये भी नहीं देखा कि ये चीजें जीएस में नहीं है। उन्होंने पेपर बनाया पूरा वैकल्पिक विषय के अंदाज में। तो हो सकता है कि इधर 25, 24, 23 में ऐसा हो गया हो, उससे पहले ऐसा ना होता हो। क्यों भाई? ऐसा हो सकता है ना कि उससे पहले ऐसा ना होता हो। तो एक एक करके बैक चल रहे हैं, अब 2022 में आ जाते हैं, है ना। और 2022 में जो सवाल इन्होंने पूछा है, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। मूर्ति कला नहीं पूछा है, मेडाइवल के मंदिर पूछे हैं। सल्तनत मुगल के दौरान मंदिर की मूर्ति कला से सामाजिक जीवन बताओ। वो वाला काम नहीं करना है कि बच्चा जो है वो काऊ पे निबंध याद करके गया था, रिवर पे निबंध आ गया, उसने बताया नदी किनारे गाय खड़ी, गाय के, तो वो वाला काम नहीं करना है। सीधे बताना है कि सामाजिक समन्वय उसमें दिखता है कि नहीं, वुमेन्स एम्पावरमेंट जैसी कोई चीजें उसमें दिखती हैं कि नहीं, सामाजिक जीवन महाकाव्यों की कथाओं से संबंधित नैतिकता की अवधारणा उसमें दिखती है कि नहीं, समाज में लोकप्रिय संस्कृति, वेशभूषा, बाकी चीजें उसमें दिखती हैं कि नहीं। टू द पॉइंट बताना, 4-5 चीजें बताना, क्योंकि 150 शब्द में पूछा गया है, नंबर पूरा पाओगे। लेकिन अगर टहलाओगे कि नदी किनारे गाय है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप, अच्छा ये तो चलिए, ये तो इधर था 2022 में ही। फिर देखिए जरा 2022, ये लोग एंशिएंट में इतना घुमा रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि आप वैकल्पिक विषय का पेपर नहीं बना रहे हैं। 12 और 13 नंबर सवाल 2022, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। परंपरा और संस्कृति में सब ले डाला इन्होंने, कुछ छोड़ा नहीं। वो पॉलिटिकल परंपरा हो, वो सोशल परंपरा हो, वो रिलीजियस परंपरा हो, उसमें कल्चरल चीजें कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं, गुप्ता की और चोल की, उसको भी छोड़ दो, नीचे पढ़ो।
भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में शेर, सिंह और वृषभ की आकृतियों के महत्व पे चर्चा करें। अक्सर करके देखते होंगे आप, ये बनी रहती है ना। 2012 में एक सवाल दिया गया कि भारतीय कला में बांसुरी वादक कृष्ण विषय अत्यंत लोकप्रिय रहा है, क्यों? कृष्ण को जब भी आपने देखा होगा बांसुरी के साथ दिखाया गया, ऐसा क्यों? और जब आप भक्ति आंदोलन पे समझेंगे कि कृष्ण ब्रह्म का रूप है, गोपियां जीव का रूप है, ब्रजमंडल आध्यात्मिक क्षेत्र है, तो जब ईश्वर की आह्लादनी शक्ति जागृत होती है, जब तक कि ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तुम सही ट्रैक पे नहीं आओगे। तुम सोचो कि तुम अपने कर्मों से स्वर्ग प्राप्त कर लोगे, तो ये संभव नहीं है। कर्म तो तुम्हारे बहुत थोड़े से हैं, पता नहीं कब तुमने कौन सा रॉन्ग कर्म कर दिया था, एक ऐसा निगेटिव जिसने सब कुछ निगेटिव कर दिया, एक ऐसा वायरस तुम्हारे सॉफ्टवेयर में चला गया, उसने सब कबाड़ा कर दिया। तो इसलिए तुम कर्मों के आधार पर दावा नहीं करना, ईश्वर की अनुकंपा आवश्यक है। तो जब ईश्वर की आह्लादनी शक्ति जागृत होती है तो जीव अपने को रोक नहीं पाता, फिर वो सांसारिक मोहमाया नहीं रोक पाएगी। पैसा, घर, मकान, कपड़े, ऐश्वर्य, विलास, ये नहीं रोक पाएगा। तो गोपियां सब कुछ छोड़कर भागती हैं कृष्ण की ओर। अब उसमें उद्धव जो गोपियों से वार्ता कर रहे हैं, गुरु का रूप है, क्योंकि गुरु ज्ञान से ही जीव ब्रह्म मिलन की ओर अग्रसरित होता है ना। कबीर पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, सदगुरु आगे मिल गए वो दीपक दीवान। तो बंसी जो है ना, वो ईश्वर की आह्लादनी शक्ति है जो जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है। बंसी जब बजती है तो लोगों को अच्छी लगती है, कानों को अच्छी लगती है, इसलिए जीव से उम्मीद की जाती है कि जब भी वो बोले मधुर वचन बोले, कटु वचन नहीं। बंसी जब बजती है तो वैसे ही बजती है जैसा बजाने वाला उसको बजाना चाहता है, यानी जीव दैव इच्छा के समक्ष आत्मसमर्पण करे। हर मुद्रा में थैंक गॉड, ये नहीं मेरा सीसेट पेपर खराब हो गया, हम तो मंगल मंगल लेटे हुए हनुमान जी वहां गए थे, क्यों नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट ना करो ईश्वर से। जब लगी भक्ति सकामना तो निष्फल सेव होए। कॉन्ट्रैक्ट ना करो, हो सकता तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ईश्वर को पसंद ना आए कि तुम खोपड़ी बल खड़े हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा, तुम एक टांग पे खड़े हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा, हो सकता तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पसंद ना आए। तो वहां सीधी सी बात है कि दैव इच्छा के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, जैसा ईश्वर तुमको जिस हाल में रखना चाहे। राधा बंसी से कहती हैं कि कृष्ण मुझसे ज्यादा तुमको प्रेम करते हैं, तुम्हें होठों से लगाते हैं, तुम्हें सीने के पास रखते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं, तुम्हें ऐसा क्या है। तो बंसी राधा से कहती है कि तुम जैसा चाहती हो कृष्ण से वैसी अपेक्षा रखती हो, तुम कृष्ण से वो करवाना चाहती हो जैसा तुम चाहती हो। हे ईश्वर ये दे दे, हे ईश्वर ये दे दे। अरे ईश्वर बेहतर जानना है तुम्हारे लिए अच्छा कि नहीं है। कैक्टस का पेड़ देख रहे हो, तुमको अच्छा लग रहा है, हे ईश्वर मैं इसको सीने से लिपटा लूं। ईश्वर को पता है ना कि इसके बाद तुम्हारा हाल क्या होगा। तुम्हें कैक्टस नहीं समझ में आ रहा है। तो बंसी कहती राधा से कि तुम जैसा चाहती हो वैसा कृष्ण से करवाना चाहती हो, और मैं वैसा करती हूं जैसा कृष्ण चाहते हैं। ये तुम में और मुझ में फर्क है, दैट्स वाई मैं उनके नियर डियर हूं। तो ईश्वर का नियर डियर कौन है भाई? जो दैव इच्छा के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा है। इसलिए क्योंकि ये भक्ति आंदोलन से संबंधित कला का रूप था, बांसुरी वादक कृष्ण विषय, इसलिए ये चित्रकला मूर्ति कला में अत्यंत लोकप्रिय रहा है। 2012 के आईएएस मेंस का ये सवाल था, और उसी तरह से यहां भी सवाल दिए गए। और आप मान के चलें कि इस तरह की चीजों पे आपको विचार करना है। हम कह रहे थे कि भाई इस तरह के सवाल पूछे गए,
थोड़ा सा और नज़ारा ले लीजिए, जो चीज़ें इन्होंने इससे पहले पूछ रखी हैं जीएस में। आइए 2018 के पेपर पे दिखाते हैं आपको क्या पूछा इन्होंने। 2018 में पहला सवाल तो फिर भी हम मान सकते हैं कला से रिलेटेड है और वो कल्चर का पोर्शन है, लेकिन दूसरा सवाल कैसे लिखेंगे यार, वो किसको कहां ले जाएं। चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों का महत्व बता दीजिए। ना तो कल्चर में इन्होंने लिखा है कि हम विदेशी यात्री पूछेंगे, ना इन्होंने मॉडर्न में बताया है कि हम हुएनसांग, फाहियान और अलबरूनी को पूछेंगे, ना वर्ड हिस्ट्री से है मामला। चलो 17 में देख लो आके, 2017 के जीएस के पेपर में देखो जरा। पहला सवाल बम बन के गिरा बच्चों पे भड़ाम से। ये देखिए, आप इस विचार को कि गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के समय में नितांत दर्शनीय नहीं है। सिक्का पूछा गया है और सिक्के से रिलेटेड हिस्ट्री पूछी गई है। मैं आपको बता दूं कि ये सब सवाल वैकल्पिक विषय के हैं और पढ़ाते समय हम भी आपको पढ़ा देंगे। एक्चुअली जो चीजें यहां पूछी गई हैं, हम 2016 में इतिहास वैकल्पिक विषय में पूछे गए एक सवाल को आपको दिखाते हैं। ये कुषाणों और सातवाहनों के सिक्कों पे पूछा गया सवाल है 2016 में। ये रहा, कुषाणों और सातवाहनों के आर्थिक और राजनैतिक दृष्टिकोणों को समकालीन मौद्रिक साक्ष्य किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है। और एक सवाल इनसे भी पहले एक सवाल पूछा गया वैकल्पिक विषय में, कुषाणों के सिक्कों पे पूछा गया था और सही सवाल का स्वरूप भी सही है। बिल्कुल उस तरह के सवाल होने भी चाहिए थे, क्योंकि जो भी बच्चा चीज़ें पढ़ रहा है उसको मालूम भी होना चाहिए। कुषाणों के सिक्कों पे जो देवताओं की आकृतियां बनी हुई उसका इंपॉर्टेंस बताइए। और ठीक वैसे ही मैटर इन्होंने यहां तुमसे पूछ दिया है। और क्यों पूछा है? पूछा इसलिए है कि गुप्तों के जो सिक्के हैं वो सिक्के मिलावट का अंश भले सिक्कों में ज्यादा हो, लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के गुप्तों ने जारी किए और उनके शासन काल के पॉलिटिकल दृष्टिकोण को सिक्के साफ तौर से दर्शाते हैं। ये समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो सिक्का जारी किया था ये वो है। यहां अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिख रहा होगा आपको और पीछे एक महिला रानी के तौर पे दिख रही है। ये रानी उन राज्यों की राजलक्ष्मी है जो समुद्रगुप्त की अधीनता में आ गए थे। अश्वमेध यज्ञ जो राजा करता था तो वो एक मेन घोड़ा यज्ञ का होता था, चलता था, उसके पीछे 100 घोड़े चलते थे, उसके पीछे पूरी सेना चलती थी। अब ये यज्ञ का घोड़ा जहां जहां से गुजरेगा मान लिया जाता था कि ये क्षेत्र इस राजा का हो गया। तो अगर संबंधित क्षेत्र से गुजरा है तो कहां से गुजरेगा घोड़ा? जहां घास होगी। घास कहां होगी? जहां उपजाऊ मैदान होगा। तो फर्टाइल लैंड को कवर करने की ये कोशिश होती थी। अब जो राजा अपना जमीन नहीं देना चाहता है वो राजा आ जाए भाई मैदान में, लड़ाई कर ले, और मान लो वो राजा पराजित हो गया तो फिर उसके साथ अपना डील किया जाएगा। समुद्रगुप्त अपनी प्रयाग प्रशस्ति में कहता है कि शक, कुषाण और मुरुंडों का नाम लेता है। कुषाणों को शाही, शाहनुशाही लिखता है।
मुरुंडो का नाम लेता है। कहता मैंने इन लोगों को हराने के बाद इनसे 3 तरह से डील किया। या तो ये गुप्त दरबार में आए, माफी मांगे, अपमानित हो, आत्मनिवेदन करें आके, या फिर ये गुप्तों से डील कर लें और गुप्तों की जो राज की मोहर है, जिसके ऊपर गरुण की मोहर लगी होगी, गरुण राज की मोहर है उनकी, तो गरुण के अंकन वाली मोहर हासिल कर लें और हमारे अधीनस्थ बन के शासन करने को तैयार हो जाए। या फिर तीसरी बात कहता है कन्योपायन, ये अपनी पुत्री, अपनी बहन का विवाह गुप्त परिवार में मुझसे करें और अपने लिए राज चलाने का अधिकार मांग ले। उसी को उसने यहां सिक्के पे शो कराया। और जब आप गुप्तों के बाद जाएंगे ना सिक्कों पे, तो आप पाएंगे कि सिक्के बहुत छोटे छोटे हैं। सोने के सिक्के भी बंद हो गए हैं, नहीं चल रहे हैं। सिक्कों पे कोई विशेष आकृति नहीं है। और कई ऐसे राजवंश मिलेंगे जिन्होंने तो सिक्का ही नहीं चलाया। पाल, राष्ट्रकूट ऐसे ही अंपायर थे जिन्होंने सिक्का ही नहीं चलाया। तो जिस तरह से सिक्कों का मामला गुप्तों के टाइम पर है, उस तरह की चीजें बाद के समय पर नहीं दिखाई पड़ती। अब रिलेट कराइए कि ये चीजें किस पोर्शन से रिलेटेड है। जितने सवाल मैंने आपको दिखा दिए एंशंट के, तो मैंने यहां आपको दिखा दिया कि भाई देखिए, जो चीजें सवालों के तौर पे पूछी जा रही हैं वो सिलेबस में कहीं नहीं लिखी है। पढ़ना आपको सब है, इसलिए किस तरह से पढ़ा जाए इस पोर्शन को कि ये हमारा पोर्शन यहां भी काम आ जाए, यहां भी काम आ जाए। ये तो आप समझ ही गए हैं कि वो इस पोर्शन को यहां पूछ रहे हैं बार बार, भले सिलेबस पे ना लिखा हो। अब ऐसे में आपको इस पोर्शन को अलग अलग रूप देना होगा। कि एंशिएंट से रिलेटेड चैप्टर कौन कौन से हैं। जैसे पहला है पाषाण युग, तो हम लोग पहले एंशिएंट से रिलेटेड चैप्टर को कैटेगराइज कर लें और फिर ये देख लें कि इनमें से किस चैप्टर के कौन से हिस्से से वो मेन से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। जो भी मैंने दिखाए थे आपको, सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है। मैं आपको वैकल्पिक विषय और कई चीज़ों को मिलाकर समझा दूंगा और बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा कि आगे की एंशिएंट की पूरी पढ़ाई इसी आधार पर होगी। फिर आप वहां पर चकराइएगा नहीं कि सर ये चीज तो मेंस की है, ये कैसे यहां पर आ गई। पाषाण युग का चैप्टर है, पाषाण युग के बाद सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर है, इनके बाद वैदिक युग है, इनके बाद चैप्टर बड़ा है 600 BC से 300 BC का मामला है। और इसमें कई चीज़ें आ जाएंगी आपकी। क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी इसमें, जो चीज़ें आपको पढ़नी है। पहला 600 BC में महाजनपद आ जाएंगे। इस बार 2025 में प्रीलिम्स में महाजनपद से भी सवाल आ गया। सवाल इजी था, बस सवाल यही है ना कि बच्चे ने पढ़ा हुआ था कि नहीं पढ़ा हुआ था। इन्हीं महाजनपदों में एक महाजनपद है मगध, और इस मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ और इसमें लोहे की भूमिका क्या थी, इससे रिलेटेड भी एक चैप्टर है आपका। और उम्मीद कीजिए कि इस तरह का कोई सवाल वहां हो सकता है
जब वो ये पूछ सकते हैं कि भौगोलिक कारकों ने इतिहास को कैसे निर्धारित किया है, तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि तकनीक ने कैसे निर्धारित किया है। और अभी आपने सल्तनत पे एक सवाल देखा कि तकनीक ने समाज को कैसे प्रभावित किया था, तो लोहे ने कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया। एक छोटा सा मामला जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, वो भी इसी तरह का है। और एक सवाल आपको हम दिखाते हैं तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ऐसे लोहे की क्या भूमिका थी। आप देख रहे हो कि वैदिक के सामाजिक आर्थिक पे सवाल आ चुका है, सामाजिक धार्मिक पे सवाल आ चुका है। तो तकनीक ने समाज को कैसे प्रभावित किया, इस तरह का सवाल वैकल्पिक विषय में आ चुका है। तो यहां हम मान के चलते हैं कि लोहा रिलेटेड कोई ना कोई मामला होगा। अब 600 BC में ही आप पाओगे कि इसी में बुद्धिज्म का मामला भी है, जैनिज्म का मामला भी है। और पिछला जब से पैटर्न चेंज हुआ है, 2011 से प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हुआ है, 2013 से मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है। तुम जरा चेंज पैटर्न पे देखना कि लगातार सवाल जैनिज्म बुद्धिज्म पे प्रीलिम्स में है। मेंस में अभी यहां से सवाल नहीं आया है, पर आने का चांस पूरा बना है। कैसे? जैसे हो सकता है कि तुमसे मेंस में कुछ इस तरह का सवाल पूछ दिया जाए। 9 नंबर सवाल, जैन धर्म दर्शन के महत्व और उसकी मानवता के संदर्भ में प्रासंगिकता। तुमने अभी एक सवाल देखा, वो पूछ रहा था कि क्या वैदिक समाज की कुछ विशेषताएं वर्तमान में भी हैं। वर्तमान से रिलेट कराते हुए यूपीएससी कई सवाल पूछ चुका है। ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म वाला टॉपिक है, क्या इसमें भी वर्तमान से रिलेटेड कोई मामला हो सकता है? यहां तो है, मानवता के संदर्भ में प्रासंगिकता पूछी जा रही है, तात्कालिक संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में। और बुद्धिज्म से रिलेटेड तुमको एक सवाल मैं दिखाता हूं जो हूबहू पूछा गया है करंट के संदर्भ में, और हो सकता है कि तुमसे भी मेंस में वैसा ही कोई सवाल पूछ दिया जाए, है ना। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो बड़ी सीमा तक वर्तमान समाज की समस्याओं को समझने, उसके निराकरण में सहायक हो सकती है। कैसे? ये सब ऐसे सवाल हैं कि तुमसे मेंस में अप्लाइड तौर पर आएंगे। प्रीलिम्स में सवाल है, कभी जैन बौद्ध के दर्शन से प्रीलिम्स में सवाल आया है, कभी जैन बौद्ध उप संप्रदायों से सवाल आया है, कभी जैन बौद्ध के विद्वानों से सवाल आया है, कभी इनके लिटरेचर से सवाल आया है। तुम जरा पीपीएस पलट के देखना, तुम पाओगे कि यहां से एक सवाल मिलना तय रहता है। 5 ही 6 सवाल आने एंशिएंट से प्रीलिम्स में, और एक सवाल अगर जैनिज्म बुद्धिज्म से तय है, एक सवाल मौर्य से तय है, और एक सवाल इंडस और पाषाण में कहीं से है। 3 तो पकड़ में आ गए, 2 ही बचे हैं बाकी जगहों पर। तो चैप्टर तो तुम खुद डिसाइड कर लोगे कि कहां कहां पे कितना फोकस करना है। अभी हम भी समझा देंगे, लेकिन पहले तुम ये समझ लो कि चैप्टर कौन कौन से हैं। तो 600 BC में बुद्धिज्म और जैनिज्म भी पढ़ा दिया जाएगा। इसी में तुम पढ़ोगे कि इसी बीच इंडिया पे ईरानी और यूनानी आक्रमण भी हुए। ये लगभग 518 BC है, ये 327-326 BC का है। और इन आक्रमणों के प्रभाव क्या रहे, मेंस से रिलेटेड सवाल यहां भी है। अपनी यूपीपीसीएस में इनसे रिलेटेड प्रीलिम्स के सवाल आते हैं। ईरानी और यूनानी अटैक से रिलेटेड प्रीलिम्स के सवाल हैं। जैसे जब सिकंदर ने हमला किया
तो सिंध में एक ऐसा राज्य था अशवक, उसकी राजधानी थी मस्सग। जब वहां के सेना के सारे पुरुष मर गए, सिकंदर के सामने नहीं टिक पाए, मर गए, तो वहां की जो रानी थी उसका नाम यूनानी लेखकों ने लिखा है क्लियोनोस। क्लियोनोस शायद संस्कृत वर्ड कृपी से बना हो। तो जो रानी थी क्लियोनोस कृपी, उसने सारी महिलाओं को जुटाया और सिकंदर का सामना किया। बाद में वो महिलाएं जब पराजित होने लगी तो उन्होंने अपने को आग के हवाले कर लिया। अपने को आग के हवाले कर लेने की जो परंपरा है, ये महिलाएं अपने स्त्रीत्व से जोड़ती थी। अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वो पर पुरुष के हाथ में ना पड़े, इसके लिए वो अपने को आग के हवाले कर लेती थी। कल्हड़ की राज तरंगिणी में भी इसके साक्ष्य हैं, जहां कश्मीर के राजा हर्ष, उनकी रानियों ने अपने आप को आग के हवाले कर लिया था। और इस तरह की चीजें मेडावल एज में भी दिखेंगी, जहां राजपूत राजाओं में ये प्रथा थी, चाहे कोई राजपूत किसी राजपूत पे हमला करे या कोई भी हमला करे, राजपूत रानियां इसको अपने को आग के हवाले कर लेती थी, जिसे बाद में जौहर लिखा गया। पहला एविडेंस जो जौहर का है वो 1670 ईस्वी की एक किताब में मिलता है। औरंगजेब के एक दरबारी थे, उन्होंने किताब लिखी थी, उसी में पहली बार इसे जौहर कहा गया। और इसे किसी संप्रदाय और धर्म से नहीं, इसे महिलाओं की वीरता से, महिलाओं के द्वारा स्त्रीत्व की रक्षा से जोड़ा गया है। तो यूपी कमीशन ने अपने एक सवाल पूछ दिया, निम्नलिखित में से किस राज्य की महिलाओं ने सिकंदर का प्रतिरोध किया था? और उसमें अशवक राज्य का नाम नहीं दिया गया, उनकी राजधानी मस्सग का नाम दिया गया। आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक जब देखेंगे पलट के, तो आप पाएंगे यहां से सवाल है। फिर जब इसके आगे बढ़ेंगे तो यही जो मगध का उत्कर्ष दिख रहा है ना आपको, ये अगले फेज में प्रवेश कर जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के तौर पे। जब सिकंदर ने हमला किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य उससे मिलने गया था, और बाद में भी चंद्रगुप्त कहता था कि सिकंदर ने बड़ी आसानी से भारतीय प्रदेशों को जीत लिया होता अगर वो व्यास नदी से आगे बढ़ गया होता। जस्टिन और प्लूटार्क नाम के लेखक कहते हैं कि युवा अवस्था में चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था, लेकिन उसकी बातों ने सिकंदर को नाराज कर दिया और सिकंदर ने उसे बंदी बनवा दिया। किसी तरह से वो भाग गया। और बाद में जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त ने डाकुओं की सेना इकट्ठा की, शायद उसने जनजातियों और बाकी लोगों को जुटाया होगा। डाकुओं की सेना इकट्ठा की, वो कहता है कि उसने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। तो ये मगध ही था जो मौर्य में कन्वर्ट हो गया। अब ये मौर्य कब तक चले? तो नॉर्मली 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्टिंग ली, और फाइनली लास्ट मौर्य नरेश 187 या 184 बीसी, क्योंकि एंशिएंट टाइम पीरियड पर लोग डेट नहीं लिखते थे, इसलिए अलग अलग सोर्सेस से जब डेट निकाली जाती है तो वेरिएट हो जाती है। तो यहां तक कि मौर्यन अंपायर चला, और यहां पे मौर्यों का सेनापति पुष्यमित्र शुंग, अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग सेना के ही सामने अपने राजा को मार डालता है, और फिर शुंग राजवंश स्टैब्लिश कर देगा। अब ये जो शुंग आएंगे, शुंगों के अलावा कण्व आएंगे, इनके अलावा सातवाहन आएंगे, ये सभी ब्राह्मण राजवंश हैं। तो अब ये बुद्धिज्म की जगह पर ब्राह्मण धर्म को संरक्षण देंगे। हालांकि सातवाहनों ने बुद्धिज्म को भी संरक्षण दिया,
लेकिन शुंग और कौ में आप पाएंगे कि वो ब्रह्म धर्म को संरक्षण देंगे, और बुद्धिज्म में कुछ ऐसा भी हो जाएगा मामला। इन्हीं के पैरेलल आप पाएंगे कि इंडिया पे आउटर अटैक भी हो गए। ग्रीक आ गए, पहलव आ गए, उन्हें शक के रूप में जाना गया। ये पहलव जो है ये पार्थियन है, ये जो पार्थियन है ये पर्शियन है, ये ईरानी है। तो ये सब नाम अलग अलग आए तो आप समझ लीजिएगा एक ही बात हो रही है। ठीक, तो ग्रीक आ गए, पहलव आ गए, शक आ गए, और उनके साथ में ये भी आ गए, कुई शांग। और क्योंकि ये राजदंड था इनके हाथ में, तो इसलिए इनको अलग नहीं किया जा सकता था, इसलिए इन्हें प्राचीन क्षत्रियों के समतुल्य मान लिया गया। व्रात्य क्षत्रिय, व्रात्य ऐसे व्यक्ति को कहते थे जो वैदिक नियमों का पालन ना करता हो। भागवत पुराण में कहा गया है कि वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म की अवहेलना के कारण ये लोग गर्ता अवस्था में गिर गए थे। पुनः विष्णु पूजन के माध्यम से इनको ब्राह्मण धर्म में शामिल कर लिया जाएगा, तो इनको व्रात क्षत्रियों में ले लिया गया। आगे चलकर ये हट गया और ये प्राचीन क्षत्रियों के साथ मर्ज कर गए। तो अब ये जो टाइम पीरियड है ना, मौर्योत्तर काल, इसमें इतनी वैरायटीज शामिल हो गई आके कि ह्यूज चेंज आ गया कल्चर वगैरह में। जैसे जब ये लोग यहाँ आए हैं तो अब जाहिर सी बात थी कि इन्होंने अपनी अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा दिया, और इनकी परंपरा में इनको इंडिया में एंट्री करने में बौद्ध धर्म सबसे इजी लग रहा था, उसी के दरवाजे सबके लिए खुले थे। नतीजा ये हुआ कि गांधार मूर्ति कला, उस पर रोमन और ग्रीक इंपैक्ट इतना पड़ गया कि आज की डेट में हम लोग जो देखते हैं महात्मा बुद्ध को और बाकी भी और मूर्तियों को कि भाई वो पीछे आभा मंडल उनके लगा हुआ है, तो हम तो इसको मूर्ति कला में मान के चलते हैं कि ये इंडियन स्टाइल है, लेकिन ये इंडियन स्टाइल नहीं है। ये जो पीछे आभा मंडल दिख रहा है ये ग्रीक स्टाइल है। दैवी रूप दर्शाना सेंट्रल एशिया से लिया गया एलिमेंट है, ये मध्य एशियाई प्रभाव है। ये लंबे वाले कान यूनानी देवता अपोलो की नकल है, ये खड़ी हुई नाक, ये करली हेयर, कुछ लोग कहेंगे घोगे हैं, नहीं, करली हेयर से ये ग्रीक गॉड अपोलो की नकल है। उन्हीं को इस तरह करली हेयर्स के साथ दिखाया गया है। ट्विंस ब्रदर थे, घोड़े से उत्पत्ति बताई गई। तो मैंने कहा भैया ये जो टाइम पीरियड है मौर्योत्तर वाला, इसमें तमाम सारा मिक्सअप हुआ है, और तुमसे उसी मिक्सअप पे, कल्चरल मिक्सअप पे खूब सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, तुम अगर ये सोचो कि इसको रट जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे तुमको लिखाएं ताकि तुमको सवाल यहाँ से मिल जाए, और फिर जब इनके बाद आओगे तो फिर ये वाला टाइम पीरियड मिल जाएगा, गुप्तों वाला। ऐसे तो 275 एडी से स्टार्ट हो गया है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम से इसका टाइम पीरियड लिया जाता है और 550 एडी तक इनको ले जाते हैं। अब इसमें तुम बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ोगे, और जब कल्चरल हिस्ट्री में आप एंट्री करेंगे ना तो आप पाएंगे अजंता, एलोरा, बाघ, उदयगिरी, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, इन सबको इसी टाइम पीरियड पे पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़े या फिर ये इसी टाइम पीरियड के आसपास है।
और तब आप फिर इन पे इंडियन कल्चर का इम्पैक्ट क्या है, अजंता एलोरा की चित्रकला पे इम्पैक्ट क्या है, इस तरह के नए सवाल निकालेंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट चैप्टर जो आता है एंशिएंट का, वो बड़ा लंबा है। एक तो आप ऐसे लिखोगे गुप्तोत्तर काल, और ये मोटे तौर से गुप्तों के पतन के बाद ये टाइम पीरियड है। और इसमें एक राजा ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसके विषय में अभी तक सवाल तो नहीं आए, लेकिन आने का चांस पूरा है। और उस राजा का नाम है हर्षवर्धन। 606-647 रूलिंग टाइम, 606 से 647 हर्षवर्धन। अब हर्ष के मूल्यांकन में सवाल होगा, तमाम तरह की चीजें हैं, टॉपिक पे आएंगे तो बताएंगे। और इनके बाद 750 से 1200 का टाइम पीरियड जो है, इसे हम लोग कहते हैं ये है पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल से पहले की स्टेज पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल में आपसे इस तरह का मामला भी हो सकता है, 800 एडी से 1200 एडी के टाइम पीरियड को स्पेशली नॉर्थ इंडिया के संदर्भ में राजपूत काल करके भी पढ़ाया जाता है। ठीक, लेकिन इस 750 से 1200 के बीच में साउथ इंडिया में यहां आप पाओगे कि कल्चरल प्रोग्रेस यहां बहुत है। यहां पल्लव है, यहां चालुक्य है, यहां राष्ट्रकूट है, यहां चोल है, यहां पांड्य है। और मैक्सिमम में आप पाओगे कि मंदिर कला या फिर शैव वैष्णव धर्म से संबंधित शैव नैनार वैष्णव अलवारों से रिलेटेड चीजें यहां ज्यादा हैं। और पूछे जाने वाले सवालों का फोकस भी इसी पे है। कोई किताब, कोई विद्वान, किसी राजा का आश्रयदाता या कला साहित्य में विशेष प्रगति दर्शाने वाले किसी राजा से रिलेटेड प्रीलिम्स का सवाल हो। जहां तक मेंस के सवालों की बात है, तो अभी आपने देखा कि मेंस के सवाल में ये जो राजपूत काल है ना, उत्तर में राजपूत काल, इसमें चाहे कश्मीर के राजपूत राजाओं की कला हो, चंदेल राजपूत राजाओं की कला हो, उड़ीसा के राजपूत राजाओं की कला हो, गुजरात और राजस्थान के राजपूत राजाओं की कला हो, सब पे सवाल है। प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। 2022 वाला सवाल आपको ध्यान होगा, अभी मैंने दिखाया था, गुप्त काल और चोल काल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, देखा था ना आपने सवाल। और 2025 इसी साल जो मेंस हुआ है, उसमें आप देखिए इस चैप्टर को डबल वरीयता है कल्चर वाले में। पहले तो ये 2024 का देख लीजिए आप, पल्लवों का योगदान। और 2025 वाले में ये रहा।
ये चैप्टर जो है ना, ये आपको कहीं ना कहीं से सवाल देके जाएगा, मेंस से भी सवाल देगा, ये चैप्टर आपको प्रीलिम्स में भी सवाल देगा। कई तरह की चीजें हैं यहां पर, है ना। इस तरह का सवाल देगा ये। अब अगर हम देखें इस पूरे टॉपिक को जो हमने यहां एनालाइज किया है, इस पूरे टॉपिक को अगर जहां से हम लोगों ने स्टार्टिंग ली है सारे चैप्टर्स की, वो पाषाण युग है, वो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो वैदिक है। अब अगर इसको हम लोग मैप के माध्यम से भी देखें, स्टोन एज कहाँ पे फैला था, सिंधु कहाँ फैली थी, वैदिक कहाँ पे थे, महाजनपद कहाँ पे थे, मौर्य कहाँ थे, मौर्योत्तर कहाँ थे, गुप्तोत्तर काल तक। और मैप पे देखने के बाद ये डिसाइड कर लें कि उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, और वहीं पे ये तय करते चलें कि प्रीलिम्स में कहाँ इसको वरीता है, मेंस में कहाँ वरीता है। फिर एक एक करके चैप्टर पढ़ लिए, फिर कोई समस्या नहीं होगी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।